बहुत सारी पुरानी किताबों से भरा राघव का कमरा। राघव एक खोज करता है जो पुराने ग्रंथों में वर्णित रहस्यमयी जगहों को खोजने का कार्य करता है। राघव के कमरे में चारों तरफ की दीवारों में बनी अलमारियों में हजारों पुरानी किताबों का भंडार है। आसपास 2 कुर्सी पड़ी है जिस पर राघव के पास आने वाला व्यक्ति बैठ सकता है। पास की एक स्लैब पर चाय और कॉफी बनाने का सामान रखा है। एक स्टडी टेबल है जिस पर राघव सुबह सुबह किसी ऐसी ही पुरानी किताब को पढ़कर उसमें बताई जगह को खोजने की कोशिश कर रहा है। वही टेबल पर एक लैपटॉप है जिस पर राहुल इंटरनेट के माध्यम से उन जगहों को खोजने की कोशिश करता है। राघव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हाँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। राघव स्टडी टेबल से उठकर दरवाजा खोलने जाता है। सामने किसी को देखकर राघव खुशी से चिल्लाता है, तुम पीयूष अमेरिका से वापस कब आए? बताया भी नहीं मुझे। साले अंदर नहीं बुलाएगा क्या? सारा रहस्य यहीं खोल दूं? ओह सॉरी यार, सॉरी। चल अंदर आजा। कैसा है तू और कैसा चल रहा है तेरा काम ठीक ठाक चल रहा है ना? अरे बढ़िया, तू बता। आज अचानक सुबह वो भी बिना बताए। तू तो जानता ही है कि मैं कहानियाँ लिखने के लिए अलग अलग जगहों पर घूमता रहता हूँ। बस ऐसी ही एक कहानी की तलाश में हूँ जो रहस्य से भरी हो और साथ ही डरावनी भी होनी चाहिए, लेकिन जगह असल में होनी चाहिए। अब तेरा काम ही ऐसी जगह ढूंढने का है। बोलते हुए पीयूष राघव की स्टडी टेबल पर पड़ी एक किताब को पलटने लगता है। राघव अपने लिए और पीयूष के लिए चाय बना रहा था। राघव चाय बनाते हुए पीछे पीयूष की तरफ पलटकर बोलता है, हाँ, क्या हुआ? तू कर्मपुर के बारे में जानता है? नहीं यार, बस अभी पढ़ ही रहा हूँ। काफी डरावनी जगह बताई गई है इसमें। तो तू कैसे जानता है कर्मपुर के बारे में? तब तक राघव चाय बनाकर टेबल के पास ले आता है और एक चाय पीयूष को देकर उसे बैठने का इशारा करता है और खुद भी बैठ जाता है। मैं इस जगह के बारे में अच्छे से जानता हूँ। अमेरिका में मुझे किसी ने बताया था और इंडिया में भी इसी के तलाश में आया हूँ ताकि इस पर कहानी लिख सकूँ। फिर देर किस बात की है? चलते हैं इस जगह पर। दोनों की मंजिल जब एक ही है तो। दोनों दोस्त कमरे से निकलकर गाड़ी निकालकर कर्मपुर जाने वाली सड़क की तरफ चल पड़ते हैं। कर्मपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर पीयूष गाड़ी चला रहा है और राघव पास की सीट पर बैठा हुआ है। गाड़ी में धीमा मजेदार संगीत चल रहा है। पास की दाईं तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर कर्मपुर लिखा हुआ था। गाड़ी कर्मपुर गांव की सीमा में पहुंच चुकी थी। तभी अचानक पीयूष ने ब्रेक लगाया तो राघव सामने के ग्लास से टकरा गया। क्या हुआ? पीयूष, इस तरह से कोई ब्रेक मारता है क्या भाई? वो मुझे लगा कि कोई सामने से अचानक गुजरा है, इसलिए मैंने अचानक से ब्रेक लगा दिया। तुम ठीक तो हो ना दोस्त? राघव अपने सिर में लगी चोट को सहलाते हुए बोलता है, साले, जिसके पास तेरे जैसे दोस्त हो वो ठीक कैसे रह सकता है? अचानक से दोनों चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। राघव और पीयूष एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोल पड़ते हैं, तुमने कुछ सुना? पीयूष सामने की तरफ देखते हुए घबरा कर राघव से बोला, राघव, वो देख सामने। राघव को भी सामने एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं और खून से लथपथ दिखाई देती है जो उनकी तरफ ही आ रही थी। पीयूष, गाड़ी को भगा और रोकना बिल्कुल भी मत। पीयूष गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाता है और गाड़ी उस औरत से होकर निकल जाती है, लेकिन औरत को कुछ नहीं होता, जैसे गाड़ी किसी पर्दे से होते हुए निकली हो। साले, ये तो अभी से इतना भयानक है, आगे तो पता नहीं क्या होगा। मेरी मान, वापस चलते हैं। नहीं पीयूष, वापस नहीं चलेंगे। आज तो इसका रहस्य जानकर ही वापस चलेंगे। तभी वातावरण में किसी के चीखने की एक भयानक और डरावनी आवाज गूंजती है। वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले गाड़ी को किसी ने हवा में उछाल दिया।
चारों तरफ का वातावरण भी एकदम से बदल जाता है। वातावरण में डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। गाड़ी पलट जाती है, उसके कांच टूट जाते हैं। पीयूष और राघव को भी चोट लग जाती है। दोनों खून से लथपथ बाहर निकलते हैं। तभी राघव को किसी ने हवा में उछाल दिया। पीयूष बचाओ, बचाओ मुझे पीयूष। पीयूष ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है, राघव कुछ नहीं होगा तुझे भाई। तभी पास के एक पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आती है। पीयूष जैसे ही घूमकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गिरने वाली चीज और कोई नहीं राघव ही था। राघव, राघव, राघव उठ मेरे भाई, उठ जा यार, उठ, चल चल चल। पीयूष राघव को उठाता इससे पहले ही किसी अदृश्य चीज ने उनके सिर पर वार किया और दोनों बेहोश होकर गिर गए। सिटी हॉस्पिटल पास के 2 बेड जिस पर राघव और पीयूष भर्ती थे। डॉक्टर ने उनको पैरालाइज घोषित कर दिया था। अब दोनों ना उठ सकते हैं और ना ही अपने आप हिल सकते हैं और ना तो कुछ बोल सकते हैं। कर्णपुर में दोनों की ऐसी हालत किसने बनाई, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। तीन दोस्त कनकपुर गांव में वहां के एक प्राचीन महल कनक महल में घूमने गए थे। एक गाइड जो उन्हें जानकारी दे रहा है। यही वो महल का कमरा है जिसमें कनकपुर की रानी सोमवती की आग से जलकर मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि उनको बचाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसके बाद कुछ ही दिनों में महल में रहने वाले सभी व्यक्तियों की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। लोगों के अनुसार जब भी कोई भी इस कमरे के सामने जाकर इस कहानी को झूठी बताता, उसे ही रानी दिखाई देती थी और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती। अचानक से अभिषेक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये गाइड हमें बिना बात के ही डरा रहा है ताकि ये हमसे कुछ पैसे हड़प सके। इस डर के नाम पर कुछ नहीं होता ऐसा, ये सब एक बकवास है। विज्ञान के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता है। यार अभिषेक, तू हर बात को विज्ञान के अनुसार नहीं देख सकता, क्योंकि आज भी विज्ञान के पास बहुत से सवालों के जवाब नहीं है। क्यों फालतू में मुसीबत मोल ले रहा है? अगर कहीं ये बात सच हो गई तो दिक्कत हो जाएगी यार। अभिषेक गुस्से में कमरे के पास जाकर चिल्लाता है, अगर इस रानी में दम है तो मेरे साथ कुछ भी करके दिखा। आयुष और अविनाश मुश्किल से गुस्से में पागल हुए अभिषेक को से बाहर लेकर आए और गाड़ी में बैठकर होटल के लिए रवाना हो गए। एक खुली गाड़ी जिसमें तीनों दोस्त बैठे थे। आयुष गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर के पास की सीट पर अभिषेक गुमसुम सा गुस्से में बैठा था। पीछे की सीट पर अविनाश था। यार थोड़ा चिल मार, क्यों उस गाइड की बातों को दिमाग में लिए बैठा है? हर बात को मजाक में और तर्क के आधार पे मत देखा कर यार। चल मान लेते हैं कि उसने जो कहा वो सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। अब तो गुस्सा थूक दे यार। अचानक से गाड़ी पलट जाती है। लगता है जैसे किसी ने गाड़ी को उठाकर पटक दिया हो। तीनों दोस्त मुश्किल से गाड़ी से बाहर आते हैं। तीनों को काफी चोट लग जाती है। क्या क्या हुआ यार? ये किसी ने कुछ देखा क्या? ऐसा क्या हो गया? नहीं यार, किसी ने किसी को नहीं देखा। अचानक से लगा कि शायद किसी ने हमारी गाड़ी को उठाकर पटक दिया हो। लगता है उस गाइड की बात सही हो गई है। आयुष की बात ने सबको बुरी तरह से डरा दिया। इन्होंने किसी दूसरी गाड़ी को रोककर उसके साथ अपनी गाड़ी को जोड़कर होटल की तरफ चल देते हैं। रात का समय था। कॉलेज हॉस्टल का कमरा। तीनों दोस्त एक ही कमरे में सो रहे थे। कमरे के दृश्य को देखकर अविनाश और आयुष पूरी तरह से डर गए, क्योंकि अभिषेक कमरे में हवा में लटका हुआ था, मानो जैसे किसी ने उसे लटका दिया हो। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और अभिषेक को कैसे बचाए। कमरे में डरावनी आवाज गूंज उठी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कहानी झूठी है? तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। अभिषेक की जान
निकलने ही वाली थी, तभी अभिषेक एक धमाके के साथ फर्श पर गिर जाता है। तीनों दोस्त की हालत ऐसी हो गई कि ना तो वो जिंदा थे और ना ही मरे हुए थे। किसी प्रकार तीनों ने पूरी रात डर में निकाली और सुबह का इंतजार करने लगे। कॉलेज लाइब्रेरी, तीनों दोस्त एक ही टेबल पर बैठे हैं। तीनों एक किताब खोलकर बैठे और कुछ ढूंढ रहे हैं। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी बुरी आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए। तीनों दोस्त अचानक से झुक जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। इसे ट्राई करके देखते हैं। इसमें लिखा है कि जब भी कोई आत्मा दिखाई दे तो उसका नाम एक कागज पर अपने खून से लिखकर उसे आग में जला देने से उस बुरी आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। तीनों दोस्त फुर्ती से उठकर सीधे अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंच जाते हैं और उस रानी की आत्मा के आने का इंतजार करते हैं। धीरे धीरे रात गहराने लगती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, कमरे में एक डरावनी आवाज के साथ किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगती है। पूरा कमरा उस डरावनी आवाज की हंसी से किसी भूतिया कमरे से कम नहीं लग रहा था। तभी अभिषेक ने अपने हाथ की एक उंगली में सभी से छुपाकर एक पिन चुभाता है और पास ही पड़े एक कागज पर सोमवती नाम लिख देता है और चिल्लाते हुए कहता है, देख, अब मैं दिखाता हूँ तुझे कि डर क्या होता है। आज मैं तेरा हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर दूंगा। अभिषेक की आवाज गूंजते ही उस आत्मा ने अभिषेक को फिर हवा में उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया, जिससे अभिषेक के हाथ का कागज हवा में तैरने लगा। तभी आयुष ने तेजी से हवा में तैरते हुए उस कागज को अपने हाथ में ले लिया और उसे पास में पड़े लाइटर से जला दिया। कागज के जलते ही कमरे में उस आत्मा की चीख गूंज उठी, मानो कोई बुरी तरह से आग में जलने के कारण तड़प रहा हो। कुछ देर के बाद कमरे में एकदम शांति छा गई, क्योंकि अब उस आत्मा को मुक्ति जो मिल चुकी थी। आयुष और अविनाश ने अभिषेक को संभाला। लाइब्रेरी की टेबल पर पड़ी कनकपुर के इतिहास किताब ने आज 3 जिंदगियों को बचाकर सिद्ध कर दिया कि किताबों से अच्छा और सच्चा दोस्त कोई नहीं हो सकता।